नमस्कार दोस्तों। किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी काली शलवार, लेखक सादत हसन मंटो। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बायस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी यह ज़िंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को कुछ नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपया पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जुबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जुबान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वे उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वे उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़ुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामजादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार से उनसे बातें करती। गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। उसके पास सिर्फ 6 आदमी आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और उन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलवाए 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने उनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा था, भाई अब 3 रुपये से ज़्यादा एक कौड़ी नहीं देंगे। जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनाचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपये एक टाइम के लूँगी, इससे एक ढेला तुम कम कहो तो ना होगा। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे के दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली और चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में 20 रुपये माहवार तो उस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेजी ज़बान में फ्लैट कहता था। उस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ा हाजत के लिए उस पाखाने में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था।
फारिग होकर जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर ज्यों ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटपट सी हुई और फिर पानी एकदम जोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसकी मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनिन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वो बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ? ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, यह मुंह पैखाना है या क्या है? बीच में यह रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पाखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है, जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी ज़मीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखी। चुनाचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता था। उसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो साथ ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया। चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ज़ईफ़ुल एतिकाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भागवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई है। चुनाचे उस खुश एतिकादी ने खुदाबख्श की वक़्त उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था। उसने उससे फ़ोटो खींचना सीखा। फिर सुल्ताना से 60 रुपये लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फ़ोटो खोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फ़ोटो खींचता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुत्तदिद गोरों से वाकिफियत हो गई। चुनाचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिए से कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल ग्राहक बन गए। सुल्ताना के कानों के लिए बुंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियाँ भी बनवाईं, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर लीं। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अंबाला छावनी में वो बहुत खुशहाल थी, मगर एकाएक ही जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया, बल्कि उसने ये भी सोचा कि उतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी।
फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह भी थी, जिससे उसे बेहद अकीदत थी। चुनाचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपये माहवार पर ये फ्लैट लिया, जिसमें दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी कतार सड़क के साथ साथ चली गई है। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कसाबियों के लिए मुकर्रर कर रखा था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की हैं, इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और बहुत सी निशानियां कायम कर ली थीं। मसलन बड़े बड़े हर्फ में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ सुरफा के लिए खाने का आला इंतज़ाम है लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाने के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया, तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, पूरे 2 महीने हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, पर किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी, तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो इससे आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था, जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिन सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो उसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां तो उसने अंबाले में बनवाई थीं, आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई, तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले। यहाँ क्या धरा है, वही होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सिर सदका समझो। इस कंगनी को बेचकर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाले नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियाँ
सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। यहाँ भी वो कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही। चुनाचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी सारा सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थीं, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठकर बातें करना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसने उन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छलियां काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ लगकर खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहरिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ मालगोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के मालो असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली नीली रंगें बिल्कुल उन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। उस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती, कभी इधर कभी उधर। उन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुख से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते और आंख झपकते की देरी से हवा के अंदर घुल मिल जाते। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को, जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती, तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है, न जाने कहाँ। फिर एक रोज़ ऐसा आएगा जब उस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न हो। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे हुए चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर ढकेलते हैं। सुल्ताना को बाज़ औकात ये इंजन सेठ मालूम होते, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती, तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है।
सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है। चुनाचे जब वो इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श ने से उसने 12 कहा, देखो, मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो। मैं यहाँ सारा दिन बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी न था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज़ बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काली जारजेंट की थी। उसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली शाटन की सलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी अर्जेंट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बाज की पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। उस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमली का एक जूता लाई थी, जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की इस्तिताअत इस्तिताअत नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि एक फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श हस्बे मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गावत किया सिर्फ के नीचे रखकर लेटी रही। पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बायस अकड़ सी गई तो वो बाहर बालकनी में चली गई, ताकि गम अफसा ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों को रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। यह अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया, जिसने उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर क्यों रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कराया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो, मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वे दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे, उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्मित कद का मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाकिस्तरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था। ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। बुलाया तुम्ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा है गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर आते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ता है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, वही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं 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 कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भिन्ना कर कहा, यह तो कोई बात ना हुई। आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होंगी। मैं झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना अब रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी यहाँ आए तो शरीफ आदमी बन जाएं। जाने क्या ऊटपटांग बातें करते हो। बोलो, रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुत्तलिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहाँ की वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती है इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? खुदाबख्श थककर चूर चूर हो रहा था। उसने कहा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना,
मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो ज़रूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज़ में कहने लगी, तुम सारा सारा दिन गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, कहीं जा सकती हूँ न कहीं आ सकती हूँ। मुहर्रम सिर पर आ गया है। क्या तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, कंगनियाँ थीं सो वो एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सराहना हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा सा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें न करो, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने से सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता है कुछ देर और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डांका डालो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बोस की कमीज़ पड़ी है, उसको मैं रंगवा लूँगी। सफ़ेद नैनून का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला के दिया था। ये भी कमीज़ के साथ ही रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ शलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी कसम, किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी भत्ती खाओ अगर ना लाओ। खुदा बख्श उठ बैठा, अब तुम खामखा जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास एक पैसा तक नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुम चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जग से पहले एक साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गज़ों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूँगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊँ। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई तो खुदा बख्श पुराने किले वाले फ़कीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, कुछ देर इधर उधर कमरे में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद नैनून का दुपट्टा और सफ़ेद बोस्की की कमीज़ निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का काम भी होता था। यह काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ीं, जिसमें उसने देखे हुए फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीब 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क से रौनक के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। दफ़्फ़तन उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे ये उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी
बेतकल्लुफ़ी से पहले रोज़ की तरह वो गाव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपज में गिरफ्त हो गई। कहने लगी, नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ो इन फिजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरा में फिर फ़र्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लोह औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हज़ारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजीब ऊट पटांग होते हैं। चलो आओ, अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर, मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेंप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई? सुल्ताना ने ज़ुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज़ और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया था। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली शलवार ला दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाएगी। लो, बस अब खुश हो गई ना? फिर सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर उसने कहा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ये लो। ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतार कर शंकर को दे दिए। फिर उसे अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था।
अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, शाटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, वैसी ही जैसी कि वो मुख्तार के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और उस सौदे का अफसोस उसे ज़रूर हुआ था। उस सलवार ने और शंकर की वादा इफ़ाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले के पास अपनी रंगी हुई कमीज़ और दुपट्टा ले आई। तीनों काले कपड़े पहन जब उसने पहने तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखकर कहा, कमीज़ और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर यह सलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए? मुख्तार ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर खामोश रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी काली शलवार। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आनंद लें अगली कहानी का। किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।